बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। मोदी का दौरा इसराइल, मस्जिद नज़र आतिश, फ़लस्तीनी आबादी पर हमले। रेपिस्तान भारत में बॉयफ्रेंड के सामने गर्लफ्रेंड से 7 अफराद की इज्तिमाई ज़्यादती। कभी न हाथ आने वाला ड्रग लॉर्ड अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से मारा गया। मुस्लिम अरकान कांग्रेस एहलियान उमर और रशीदा तलीब को अमेरिका से निकाल देना चाहिए ट्रंप। मार्को रूबियो ने ईरान को तवील अरसे से अमेरिका के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। बिल गेट्स का 2 ख़वातीन के साथ ताल्लुकात का एतराफ़, एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर माफ़ी मांग ली। ट्रंप जाली खबरों का शिकार हो चुके हैं। हम अमेरिका तक पहुंचने वाले हथियार नहीं तैयार कर रहे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची। जे और वीरू की दोस्ती, मोदी का दौरा इसराइल पर इंडियन मीडिया का रद्द-ए-अमल। मोदी इसराइल क्या करने गए हैं, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले मोदी का दौरा इसराइल, मस्जिद नज़र आतिश, फ़लस्तीनी आबादी पर हमले, दिल हिला देने वाली वीडियोस। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक मगरबी किनारे के इलाके नबलस में यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अबू बकर सिद्दीक पर हमला करके उसे नज़र आतिश कर दिया। मस्जिद के दाखिली दरवाजे को झुलसा हुआ देखा जा सकता है, जबकि मस्जिद की दीवारों पर इब्रानी ज़बान में इंतकाम और प्राइस टैग जैसे इश्तियाल अंगेज नारे तहरीर थे। दूसरी जानिब एक गिरोह ने फ़लस्तीनी आबादी पर हमला करके मुतअद्दिद घरों और गाड़ियों को आग लगा दी। जलते हुए घरों में बच्चे भी मौजूद थे। सिक्योरिटी कैमरों को फुटेज में 1 दर्जन से ज़ायद निकाब पोश अफराद को आग लगाते और लाठियां उठाए देखा जा सकता है। तो मोदी के दौरे के हवाले से नाज़रीन वीडियो है, वो लास्ट में आप देखें। रेपिस्तान में बॉयफ्रेंड के सामने गर्लफ्रेंड से 7 अफराद की इज्तिमाई ज़्यादती। हवलनाक वाक़या इंडिया में भारतीय आसाम में पेश आने वाले इंसानियत सोज वाक़े में चाकू की नोक पर 28 साल खातून को बॉयफ्रेंड के सामने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये वाक़या 19 फरवरी को भारत में पेश आया। खातून ने पुलिस को बयान दिया कि हमलावर ने उसे अगवा करके एक करके जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और बाद अज़ा खातून के अकाउंट से 10,000 रुपये एक अकाउंट में मुंतकिल करने पर भी मजबूर किया। याद रहे कि रेपिस्तान भारत की मोदी सरकार के दौर में जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात के बाद हिंदुस्तान को अब रेपिस्तान कहा जाने लगा है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों का भी कहना है कि मोदी सरकार में एक गाय तो महफूज है जिसकी पूजा की जाती है, लेकिन ख़वातीन महफूज नहीं है। कभी न हाथ आने वाला ड्रग लॉर्ड अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से मारा गया। दुनिया के लिए छलावा बनने वाला मेक्सिको के बदनाम ज़माना मंशियात फरोश और जाल्सको न्यू जनरेशन कार्टेल के सरबराह मैंचो की हलाकत से मुतल्लिक नई तफसीलात सामने आ गई हैं। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक इस कामयाब कार्रवाई में ड्रग लॉर्ड की गर्लफ्रेंड के जरिए मुमकिन हुई, जिसकी सिक्योरिटी इदारे सख्त निगरानी कर रहे थे और गर्लफ्रेंड की नकल व हरकत को ट्रैक किया गया। ऑपरेशन के दौरान झाड़ियों में छुपे आलमेंचू का सुराग लगाया गया, जहां शदीद फायरिंग के तबादले में वो और उसके 2 बॉडीगार्ड्स जख्मी हो गए और बाद वो चल बसे। इस बड़े ऑपरेशन और इसके बाद होने वाली पुरतशद्दुद झड़पों में मजमूई तौर पर 70 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। ताहम आलमेंचोन की हलाकत को मंशियात के खिलाफ जारी जंग में एक बड़ी अलामती कामयाबी करार दिया जा रहा है। मुस्लिम अरकान कांग्रेस एहलियान उमर और रशीदा तलीब को अमेरिका से निकाल देना चाहिए। ट्रंप ने दोनों अरकान कांग्रेस पर पागल और दिमागी तौर पर बीमार होने का इल्ज़ामात भी आयद किए। ट्रंप की खिताब के दौरान एहलियान उमर और रशीदा तलीब ने इनकी इमिग्रेशन पॉलिसियों पर तनकीद की थी। दूसरी जानिब मुस्लिम कौंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन ने सदर ट्रंप के बयानात को मुतासबाना करार देते हुए कहा है कि इस तरह के बयानात सियासी तकसीम और नफरत को फ़रोग़ देते हैं। मार्को रूबियो ने ईरान को तवील अरसे से अमेरिका के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों पर मुज़ाकरात से मुसलसल इनकार कर रहा है। ईरान बैनुल उज़्मा बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान का मामला सिफारतकारी से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के रिवायती जोहरी हथियार अमेरिका पर हमले के लिए तैयार किए गए हैं। सिफारतकारी हमेशा मुमकिन ऑप्शन रहेगी।
बिल गेट्स का दो खवातीन के साथ ताल्लुकात का एतराफ़, एप्स्टीन फाइल्स में नाम पर माफ़ी मांग ली। बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टीन के साथ वक्त गुजारना बड़ी गलती करार देते हुए इस पर माफ़ी मांग ली। माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने कहा है कि उनकी साबका अहलिया मेलिंडा को एप्स्टीन के मामले पर हमेशा शकूक व शुबहात रहे हैं। ट्रंप जाली खबरों का शिकार हो चुके हैं। हम अमेरिका तक पहुंचने वाले हथियार नहीं तैयार कर रहे, ईरानी वजीर खारजा। हमारी ख्वाहिश है कि जंग की तैयारी नहीं बल्कि इसे रोकने की है, वजीर खारजा अब्बास इराक़ची। खित्ते में इसराइल वाहिद मुल्क है जो जंग चाहता है। हमने जानबूझकर मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक महदूद रखा। ट्रंप जाली खबरों का शिकार हो चुके हैं। हम अमेरिका तक पहुंचने वाले हथियार तैयार नहीं कर रहे। जे और वीरू की दोस्ती, मोदी का दौरा इसराइल और इसराइली पार्लियामेंट से खिताब ने भारत को मुस्लिम ममालिक से दूर कर दिया। गजा के बारे में कुछ नहीं कहा, नेतन्याहू से दोस्ती का गुण गाते रहे। ये रेपिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर। नाज़रीन, ये भी मैं लास्ट में इसका वीडियो क्लिप लगा दूंगा। और जैसा कि अमेरिका इसराइल के दबाव में ईरान से जंग के लिए मरा जा रहा है, उनकी बहरी फौज ने, अमेरिका की बहरी फौज ने साफ साफ ईरान से लड़ने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इसराइल की वजह से वो क्यों अपनी जानें खतरे में डालें। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है, व्हाट्स नेतन्याहू प्लान्ड हेक्सागन अलायंस एंड कैन इट वर्क। इसराइल से भारत रेपिस्तान क्या हासिल करना चाहता है? क्या कभी इसराइल ने भारत की मदद की? मोदी 2017 में इसराइल गया और वहाँ पर नाच गाना किया ट्रंप को खुश करने के लिए, क्योंकि मोदी मदारी है। क्या मोदी कोई खुसरा है कि उसने ट्रंप को खुश करना था? बिल्कुल यही दौरा। अब इसराइल का ईरान जंग से पहले इसराइल की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए इसराइली नेतन्याहू को सपोर्ट किया और खुशी खुशी दाद ली। कोई मुल्क इसराइल को नहीं पूछ रहा, लेकिन ये रेपिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी इसराइल गए, इंडिया को कुछ नहीं मिलना यहाँ से। इस हवाले से इंडियन मीडिया का वीडियो क्लिप है, आप लास्ट में देखें। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज। नरेंद्र मोदी इजराइल गए हुए हैं और पूरे फैन फेयर के साथ इजराइल में हैं। जिस तरह से जहाज से उतरे नेतन्याहू और उनकी बीबी दोनों उनको लेने गए थे और उनकी जो पत्नी थी उनका जो ड्रेस था वो भगवा था और नरेंद्र मोदी जी ने अपने पॉकेट में जो रुमाल लगाया हुआ था वो भगवा था। अब ये बड़ी रोचक मेल है साहब, बड़ी महत्वपूर्ण मेल है। अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 16 मार्च 2017 को लिखते हैं। अब मैं हिंदी में बताता हूं आपको। हेलो, मैं दिल्ली में हूं या था। नेतृत्व, भारत सरकार नेतृत्व आपकी मदद चाहता है कि मैं जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, और स्टीव बैनन ट्रंप के बहुत पुराने, बहुत सहयोगी रहे हैं, एडवाइजर रहे हैं, उनका इलेक्शन मैनेजर रहे हैं। स्टीव बैनन का नाम आप गूगल करेंगे समझ में आ जाएगा कि भारत का नेतृत्व चाहता है आपकी मदद कि मैं, यानी कि अनिल अंबानी, जैरेड कुशनर से और बैनन से, स्टीव बैनन से तुरंत मिल पाऊं। प्लीज एडवाइस, सलाह दीजिए। प्रधानमंत्री शायद मई में वॉशिंगटन जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, उसमें भी मुझे आपकी मदद चाहिए। ये अनिल अंबानी लिख रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को। उसके बाद मेल्स में है एक्सचेंज कि किस नंबर पे बात करूं, फिर नंबर पे बात हुई होगी। उन कॉन्वर्सेशंस में क्या हुआ, उन कॉल्स में क्या हुआ, हमें नहीं मालूम, इसलिए उस पर मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। अब आइए 29 मार्च 2017, अंबानी साहब लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को, द व्हाइट हाउस अनाउंस यस्टरडे पीएम मोदीज ट्रिप टू डीसी, कैन यू टेल मी व्हेन एंड द डेट्स, थैंक्स। कि व्हाइट हाउस से एक घोषणा हुई है कि प्रधानमंत्री अमेरिका आ रहे हैं, क्या आपको मालूम है डेट्स क्या हैं? ये किसके बिहाफ पे पूछ रहे हैं, हमें नहीं मालूम। इस सब में फॉरेन ऑफिस का कोई रोल नहीं है, इस सब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कोई भूमिका नहीं है, इस सब में भारत के राजदूत दरकिनार बैठे हुए हैं, कभी हरदीप पुरी, कभी अनिल अंबानी, एप्स्टीन साहब तो हैं ही। इस तरह से हमारी विदेश नीति चल रही है आज भी। 2014 से लेकर आज तक ये लोग हमारी विदेश नीति चला रहे हैं। खून नहीं खोलता आपका, मुझे बताइए। यह सब पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया है। कोई और वक्त होता
तो विदेश मंत्री का इस्तीफा हो जाता और मीडिया प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों से सवाल पूछने लग जाता कि भारत और इस्राइल के रिश्ते की बुनियाद क्या दुनिया के यौन तस्कर एप्स्टीन ने डाली है। इन बातों के प्रमाण दिए गए। ईमेल में हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, जेफरी एप्स्टीन की बातचीत चल रही है इस्राइल और अमेरिका को लेकर। यह सब कैसे हो सकता है? भारत और इस्राइल की जिस दोस्ती का ढोल पीटा जाता है, क्या उसे एप्स्टीन की फाइल की मदद से समझना पड़ेगा? और अगर ऐसा है तो कितना शर्मनाक है। 29 मार्च को बताया जा रहा है अनिल अंबानी द्वारा जेफरी एप्स्टीन को कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी विजिटिंग इजराइल 5 और 6 जुलाई को जा रहे हैं 2017 की। शर्म आती है ना? आ रही, मुझे भी आ रही है। ये ऐसी विदेश नीति है हमारी कि मैंने ये पता लगाया है कि 5-6 को तो ये जा रहे हैं इजराइल, 7-8 को हैम्बर्ग जहां G20 है, जहां वो डोनाल्ड से मिलेंगे। लेकिन एक अलग मीटिंग की भी प्लानिंग हो रही है डीसी में डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की। ये अनिल अंबानी बता रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को। अंबानी जी को जवाब आता है जेफरी एप्स्टीन का, यस आई फुल्ली अंडरस्टैंड। व्हाट आई एम टोल्ड इज दैट डिस्कशंस रिगार्डिंग इजराइल स्ट्रैटेजी वर डोमिनेटिंग मोदी डेट्स। कि जो मुझे समझ में आया है, नहीं, जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि इजराइल पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, मोदी की डेट्स, ये सब उस पर निर्भर करती है। ये पूरी विजिट, ये पूरी मीटिंग्स डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की, इजराइल की, भारत की जो स्ट्रैटेजी होनी है उस पे फोकस्ड है। अब तारीखें कौन सी होंगी, एजेंडा क्या होगा, ये सब ऐसे तय हो रहा है। यह सब उसी समय की बातचीत है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 2017 में इस्राइल गए। जिस माहौल में आज दौरा हो रहा है उसे भी समझने की जरूरत है। ईरान पुराना साथी है, उस पर हमला हो सकता है। इस माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल क्यों गए हैं? धमकियों से डरकर रूस और ईरान से किनारा कर लिया, इस्राइल की तरफ दोनों हाथ खोलकर क्यों बढ़ रहे हैं? कांग्रेस सवाल पूछ रही है। कई बार लगता है कि दोस्ती ढाल बन जाती है और इसके पीछे बहुत से सवालों को छिपा दिया जाता है। जिस इस्राइल ने फिलिस्तीन के साथ इतनी बर्बरता की, नेतन्याहू की नरसंहार नीति के खिलाफ कई देश खुलकर स्टैंड लेने लगे। क्या भारत को इस्राइल से वैसी दोस्ती रखनी चाहिए? यह सवाल भी है। और उस दोस्ती का इस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए जैसे इस्राइल से कोई स्पेशल दोस्ती हो। कुल मिलाकर जब बात इस्राइल की आती है, भारत के जानकार वाहवाही में गोते क्यों लगाने लग जाते हैं? इस्राइल के साथ रिश्तों का कड़ाई से मूल्यांकन क्यों नहीं होता? अगर इस तरह से इस्राइल के रक्षा तंत्र पर भारत की निर्भरता बढ़ती जाएगी तो एक दिन यह दोस्ती भारत के लिए दूसरी चुनौती ना खड़ी कर दे, जिसे आम शब्दों में यूं कहा जाता है कि कहीं भारत इस्राइल के चंगुल में फंसता तो नहीं जा रहा है। इस्राइल की संसद में भाषण देना अगर बहुत बड़ी बात है, तब फिर नेपाल की संसद में जो भाषण हुआ उसका क्या रिजल्ट निकला? क्या उससे भारत और नेपाल के संबंधों में कोई नया मोड़ आया? बेहतर हुए संबंध या अविश्वास की खाई समय के साथ गहरी होती चली गई? अब इस्राइल भारत को अपना शक्तिशाली आयरन डोम सिस्टम की टेक्नोलॉजी दे देगा। आज तक उसने यह टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दी, और अगर दे देगा तो इसका उत्पादन भारत में होगा। अगर यह हुआ तो बड़ी बात होगी। आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। ने ईरान पर हमला किया तो जाहिर है इस्राइल भी उसमें आएगा। इस समय जिनीवा में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे की चेतावनी दी है कि अपने परमाणु कार्यक्रमों के बारे में लिखित प्रस्ताव भेजे तो हमला हो सकता है। सबको पता है अमेरिका ईरान के किसी प्रस्ताव को मानेगा नहीं, बातचीत नाकाम ही होनी है। 2 मार्च को इस्राइल में प्यूरिम का त्योहार है, जो फारसी लोगों के यहूदियों के खिलाफ नाकाम हमले के जश्न का त्योहार है। अगर ईरान का ऑफर सही नहीं हुआ तो इस त्योहार के आसपास हमला होने की बात कही जा रही है। क्या भारत अपने पारंपरिक मित्र ईरान को यही संदेश देना चाहता है कि वह उस पर होने वाले हमले को लेकर चिंतित नहीं और उसने अपनी साइड चुन ली है? ये कि इस वक्त इस्राइल जाकर क्या भारत अमेरिका तक वाया मीडिया पहुंचना चाहता है? जुलाई 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव से पहले
नेतन्याहू ने ट्रंप से मारा-लागो में जाकर मुलाकात की थी। उस दौरान ट्रंप ने कहा था प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आएंगे तो मुझसे मिलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात नहीं की, बाइडेन से मिलकर वापस आ गए। कुल मिलाकर नेतन्याहू ही ट्रंप पर भारी दिखते हैं। है कि दोनों देश एक दूसरे पर हमले को अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। भारत सऊदी अरब को ऐसा करने से रोक नहीं पाया। भारत के अखबार हेक्सागन अलायंस की खबरों से भर दिए जाएंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इसे लेकर कोई खास विश्लेषण नहीं मिले। अल जजीरा में हमें एक लेख मिला जिसमें विश्लेषकों के बयान छप रहे हैं कि नेतन्याहू के इस आइडिया में कोई दम नहीं, वे इसे नेटो जैसे गठबंधन के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, मगर ऐसा कर पाना संभव नहीं। क्या भारत को नेतन्याहू के बनाए किसी प्लान या गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए? गजा में जिस तरह की बमबारी हुई, हजारों लोग मार दिए गए, एक पूरी आबादी के अस्तित्व को मिटाने की स्थिति तक पहुंचा दिया गया। दुनिया के हर देश ने अपने अपने तरीके से रुक जाने के लिए कहा, मगर नेतन्याहू ने किसी की नहीं सुनी, ना कोई नेतन्याहू को रोक पाया। इस पूरे दौर में नेतन्याहू के आगे सारे नेता नतमस्तक लगे। नेतन्याहू ने मानवता की मर्यादाओं की सारी परिभाषाएं ध्वस्त कर डाली। उस नेता के नेतृत्व में क्या भारत को जाना चाहिए? क्या भारत को इस्राइल के नेतृत्व में किसी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए? इस्राइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकबी ने पत्रकार टकर कार्लसन से कहा कि अगर इस्राइल ने बाइबिल के अनुसार पश्चिम एशिया के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया तो ठीक रहेगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू अपनी संसद में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और हेक्सागन अलायंस के बारे में बात करते हुए कह चुके हैं कि यह ऐसा एक्सिस होगा जो रेडिकल शिया और सुन्नी एक्सिस की आंख में आंख मिलाकर देखेगा। इस तरह की बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल जा रहे हैं। क्या औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले भारत के ये दिन आ गए कि वो किसी देश के कॉलोनियल इरादों के आसपास खड़ा दिखने के लिए राजी हो जाए? क्या वाकई भारत अपने विकल्पों को अपने हित के हिसाब से चुन रहा है? इसमें भारत का क्या हित हो सकता है? अल जजीरा ने लिखा है कि ऐसा कोई गठजोड़ नजर नहीं आता। 2025 में इस्राइल ने अपने पड़ोस के 6 देशों पर हमला किया, 5 अन्य देशों को धमकी दी। फिलिस्तीन, ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन पर हमला किया। इजिप्ट, तुर्की, सऊदी अरब, इराक और जॉर्डन को धमकाया। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने लिखा है कि इस्राइल का प्रस्तावित हेक्सागन अलायंस ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों के खिलाफ देखा जा रहा है। इसे लेकर कोई भी घोषणा हुई या भारत, इस्राइल और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समझौते की घोषणा हुई तो इसका उस इलाके की राजनीति पर सीधा असर पड़ेगा, खास तौर पर यूएई और सऊदी के बीच बढ़ते टकरावों के चलते। कुल मिलाकर फिलिस्तीन अब कहीं बचा नहीं है। इसके लिए निंदा कर दें या इसके लिए चुप रह जाएं, अलग राज्य की मांग का समर्थन कर दें, तमाम देशों को इस्राइल ने फिलिस्तीन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर दुनिया की नजर होगी। क्या वे गजा में नरसंहार की बात करेंगे, वेस्ट बैंक की बात करेंगे, ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की बात करेंगे और ईरान की बात करेंगे?